आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना जीओसी का अगला टॉपिक। अभी तक हमने बेसिक कैरेक्टर के बारे में पढ़ चुका है। अब हम आज का टॉपिक पढ़ेंगे स्टेरिक इफेक्ट्स। तो सर आखिरकार ये स्टेरिक इफेक्ट्स क्या होते हैं, और आप पिछले 2-3 लेक्चरों से लगातार स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करते आ रहे हो। जब आपने ऑर्थो इफेक्ट पढ़ाया था तब भी आपने स्टेरिक हिंड्रेंस की बात की थी। जब आपने SIP पढ़ाया था, स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन, तब भी आपने स्टेरिक हिंड्रेंस की बात की थी। जब आपने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा था, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पढ़ा था, उस केस में भी आपने सिस और ट्रांस की स्टेबिलिटी के लिए स्टेरिक हिंड्रेंस वर्ड यूज किया था। तो हमारे पास टॉपिक ही है स्टेरिक इफेक्ट। तो देखो, अगर मैं आपको थोड़ा सा कहानी के पीछे लेके जाऊं तो हमारे पास जो इफेक्ट होते हैं वो इफेक्ट 2 प्रकार के होते हैं। एक इफेक्ट तो होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, और एक इफेक्ट होते हैं हमारे पास स्टेरिक इफेक्ट। तो आज वही दिन है जहां पर हम स्टेरिक इफेक्ट्स के बारे में एकदम डिटेल में जानने वाले हैं और एक एक बात समझने वाले हैं। सर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से आपका मतलब क्या है? जो भी अभी तक हमने पढ़ा है, चाहे वो रेजोनेंस हो, चाहे वो हाइपर कॉन्जुगेशन हो, या फिर चाहे वो इंडक्टिव इफेक्ट हो, ये सारे के सारे आपके क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स है या इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर हैं। अब आज हम पढ़ने वाले हैं आखिरकार स्टेरिक इफेक्ट के बारे में। देखो, सबसे पहले हमारे पास डिफरेंट सवाल आ रहे हैं कि सर आखिरकार ये है क्या, ये काम कैसे करता है, ये किन किन कंडीशन में काम करेगा, और आखिरकार इसका होना ही जरूरी क्यों है। ये सारी बातें हम जानेंगे, लेकिन आप सबसे पहले एक पॉइंट समझो। स्टेरिक इफेक्ट जो वर्ड है उससे एक संबंधित वर्ड है स्टेरिक हिंड्रेंस। अब स्टेरिक हिंड्रेंस वर्ड से आपको बहुत हद तक चीजें समझ में आने वाली हैं। देखो, जो स्टेरिक वर्ड है वो कहीं ना कहीं बल्कीनेस से संबंधित है, बल्कीनेस। और बल्कीनेस कहीं ना कहीं कोरिलेट करता है साइज के साथ। आप साइज से समझ सकते हो, जिसका साइज जितना बड़ा उसका बल्कीनेस उतना ज्यादा, ठीक है। और जो हिंड्रेंस वर्ड है उसका मतलब हम समझ सकते हैं इंटरप्शन, रुकावट। एक तरीके से इंटरप्शन की बात कर सकते हैं। मतलब कुछ बल्कीनेस नेचर होने के कारण या कुछ साइज बड़े होने के कारण वहां पर किसी प्रकार का इंटरप्शन या अनस्टेबिलिटी आना मॉलिक्यूल में, इसी को हम स्टेरिक इफेक्ट से जोड़ सकते हैं। अब इस चीज को समझाने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं आपके सामने एक सीधा एग्जांपल लेता हूं। आपको यहां पर मैं स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करवाता हूं। यहां पर हमारे पास 2 एल्कीन है, इस तरीके से है, एक CH3, यहां पर CH3, यहां पर H और यहां पर H। ऐसे ही एक एल्कीन है C डबल बॉन्ड C, यहां पर CH3, यहां पर H, यहां पर H और यहां पर CH3। ये दोनों ही एल्कीन एक दूसरे की ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, ये आपको पता एकदम अच्छे से। जब दोनों ही ग्रुप एक साइड आ जाएं तो हम इसको बोलते हैं सिस, और जब इस तरीके से हम बोलते हैं इसको ट्रांस एल्कीन। ये पूरा आइसोमरिज्म का पार्ट होता है। सिस एल्कीन कब होता है? जब आपके पास ये दोनों ही बल्कि ग्रुप जो है CH3, मतलब सेम साइड ग्रुप आ जाए। अगर आप इसके बीच से एक लाइन खींचोगे और यहाँ पर दोनों ही ग्रुप सेम साइड आ जाए तो सिस, अगर ये दोनों ही ग्रुप अपोजिट साइड आ जाए तो आपके पास आ जाएगा ट्रांस। अगर आपसे मैं पूछूं, बताइए सिस और ट्रांस में, या इसको मैं बोलता हूं A, इसको मैं बोलता हूं B, कि हमारे पास स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, तो आप बोलोगे सर आपने हाइपर कॉन्जुगेशन में तो हमें रटाया था या हमें कुछ बताया था स्टेरिक हिंड्रेंस लग रहा है। अब यहां पर आप समझाइए कि सर आखिरकार वो स्टेरिक हिंड्रेंस किस प्रकार का है। देखो, यहां पर आपके पास ये दो जो बल्कि ग्रुप है, बल्कि इन द सेंस मैं साइज से कोरिलेट कर रहा हूं, तो यहां पर इनके बीच में क्या लग रहा है? इस तरीके से स्टेरिक इफेक्ट लग रहा है। यहां पर इन दोनों के बीच में क्राउडिंग होगी, स्पेशल क्राउडिंग होने की वजह से यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा। लेकिन वही इन दोनों ग्रुप की बात करता हूं, अब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहां पर किसी भी प्रकार का स्टेरिक हिंड्रेंस जनरेट नहीं हो रहा है। मैं इसी स्टेरिक हिंड्रेंस वर्ड की बात कर रहा था वहां पर। तो हम बोलेंगे क्योंकि यहां पर हमारे पास क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस है, और स्टेरिक हिंड्रेंस जहां पर होता है वहां पर हमारे पास सिस्टम की क्या हो जाती है? एनर्जी बढ़ जाती है और अनस्टेबिलिटी आ जाती है। तो हम बोलेंगे यहां से ट्रांस की स्टेबिलिटी जाता है किससे? सिस से। उम्मीद करता हूं आपको इस स्टेरिक इफेक्ट से, स्टेरिक हिंड्रेंस का पूरा कॉन्सेप्ट इस एग्जांपल से अच्छे से समझ में आ रहा है। लेकिन अब आपके पास सवाल ये आ रहा है कि सर आखिरकार ये हो ही क्यों रहा है, या फिर किस किस कंडीशन में होगा, या फिर जो स्टेरिक इफेक्ट होते हैं वो कब काम करेगा और कब काम नहीं करेगा, और ये पावरफुल है भी या ऐसे ही नॉर्मल की बात कर रहे हैं। तो ये सारे सवाल जानने के लिए हम एक एग्जाम्पल और समझते हैं, और वहां पर मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार स्टेरिक इफेक्ट डोमिनेटिंग है या नहीं है। तो चलिए अब हम एक एग्जाम्पल की और बात करते हैं अपने स्टेरिक हिंड्रेंस वाले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पर CH3 है,
ये CH3 है, यहाँ पर H है और यहाँ पर C2H5 है। एक एल्कीन हमारे पास यहाँ पर और है, यहाँ पर हमारे पास CH3 है, यहाँ पर H है, यहाँ पर C2H5 है और यहाँ पर CH3 है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यह जो एल्कीन है, यह एल्कीन कैसी है? सिस एल्कीन है। और यह जो एल्कीन है, ये कैसी एल्कीन है? ट्रांस एल्कीन है। अब मेरा आप लोगों से सवाल फिर से वही है कि बताइए इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। तो अगर मैं आपसे स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ रहा हूं तो आपको यहाँ पर वही स्टेरिक हिंड्रेंस का कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है? CH3 है और यहाँ पर क्या है? CH3 है। और इस वाले केस में देखोगे यहाँ पर क्या CH3 है, यहाँ पर क्या है? C2H5 है। हम लोगों ने स्टेरिक हिंड्रेंस वर्ड की बात की थी, जिसमें हमने स्टेरिक की बात की थी। तो स्टेरिक वर्ड होता है वो बल्कीनेस से रिलेट करता है, और अगर वो बल्कीनेस से रिलेट कर रहा है तो हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं कि इस वाले ग्रुप में बल्कि नेचर ज्यादा होगा, तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस लगने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। तो इस बार जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा सिस का ज्यादा होगा और ट्रांस का कम होगा। देखो रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है हमें अच्छे से। हम तो आज तक रटते आ रहे हैं कि ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है सिस से, लेकिन वहां पर ये देखो कि ग्रुप कैसे लगे थे। अब अगर आप इस केस में देखोगे तो ग्रुप चेंज कर दिए गए, मतलब जैसे जैसे बल्कि नेचर बढ़ेगा वैसे वैसे सिस्टम में स्टेरिक हिंड्रेंस जनरेट होगा, वैसे वैसे सिस्टम की स्टेबिलिटी कम होगी। अब सवाल फिर यही आ रहा है, इन दो एग्जाम्पल को देखकर दिमाग में कुछ ना कुछ साइज से लग रहा है और कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चल रहा है कि सर क्या हम लोग इस स्टेरिक हिंड्रेंस वर्ड को क्लोजनेस से रिलेट कर सकते हैं? तो ध्यान से समझिएगा, हम लोग अगर स्टेरिक हिंड्रेंस वर्ड को क्लोजनेस से रिलेट कर रहे हैं तो ये एक एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इससे आप बहुत हद तक चीजें नहीं समझा सकते हो। अब आप ध्यान दीजिए, हम आखिरकार किस पॉइंट से स्टेरिक हिंड्रेंस को रिलेट कर सकते हैं। देखो, जब भी हमारे पास दो ग्रुप या दो एटम, उन दोनों ही के जो वंडरवॉल रेडियाई होते हैं, वंडरवॉल रेडियाई आपने सुना होगा, अगर वो एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाएं या एक दूसरे में ओवरलैप कर जाएं, और उस ओवरलैपिंग की वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपल्शंस एंटर करेंगे उसमें, और अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपल्शंस एंटर करेंगे तो सिस्टम की अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो जिसकी वजह से वहां पर सिस्टम अनस्टेबिलिटी हटाने के लिए अपने आप को दूर दूर ले जाना चाहेगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो कहीं ना कहीं ये जो कॉन्सेप्ट है ये है वंडरवॉल रेडियाई से रिलेटेड, कि अगर आपकी यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो यहाँ पर जो वंडरवॉल रेडियाई हैं वो एक दूसरे के क्या कर जा रहे हैं? ज्यादा पास आ जा रहे हैं इसके कंपेरिजन में। और अगर ज्यादा पास आ जा रहे हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपल्शंस ज्यादा हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपल्शंस की वजह से यहाँ पर सिस्टम में अनस्टेबिलिटी आ रही है। और जब भी किसी सिस्टम में अनस्टेबिलिटी आती है तो एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और उसी एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए यहाँ पर हमारे पास सिस्टम इस तरीके से ही रहना चाहेगा। बात समझ में आ रही है? अब इस बात को मैं एक एग्जांपल से और समझाना चाहता हूं। मान लो एग्जांपल आपने बहुत ही फेमस एग्जांपल सुना होगा, CH3 CHI CH2I। देखो, जो लोग अभी एकदम पहली बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उनको ये चीजें समझने में थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं। जो एकदम नए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप जब फर्दर रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ोगे उसके बीच में आपके पास ये कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। अब होता क्या है, ये जो दोनों ही आयोडीन हैं, इन दोनों ही आयोडीन की साइज इतनी बड़ी हो जाती है कि इनके जो वंडरवॉल रेडियाई है वो एक दूसरे को क्या कर जाते हैं? एक तरीके से टच कर जाते हैं या ओवरलैप कर जाते हैं, तो जिसकी वजह से यहां से I2 बाहर निकल जाता है और आपके पास सिस्टम में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब आपके पास प्रोडक्ट में बना तो ये होगा, लेकिन आपका प्रोडक्ट ये दिखाई नहीं देगा, प्रोडक्ट ये दिखाई देगा, क्योंकि वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से I2 का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया है। और स्टेरिक हिंड्रेंस का कारण क्या है कि आयोडीन की साइज बहुत बड़ी है, वंडरवॉल रेडियाई बहुत बड़े हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे को ओवरलैप कर जा रहे होंगे, तो I2 बाहर निकल रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे वहीं पर बात करता हूं कि हमारे पास CH3 है, यहां पर CHCl है और यहां पर CH2Cl है, और आप सोच रहे होगे कि इस वाले केस में भी Cl2 बाहर निकल के क्या हो जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो आप बिल्कुल गलत हो। इस वाले केस में ऐसा नहीं होता। अब वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं बार बार कि इस वाले केस में जो उनकी साइज है वो इतनी बड़ी नहीं है, और साइज इतनी नहीं बड़ी है तो यहाँ पर वंडरवॉल रेडियाई एक दूसरे के क्लोज नहीं आ रहे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपल्शन नहीं हो रहा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस ऐसा फैक्टर है कि जो समय समय पर जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे वैसे वैसे पता चलता रहेगा। ऐसा कोई स्मूथ नहीं है कि यहाँ पर ही लगेगा यहाँ पर नहीं लगेगा। ये आपकी ऑब्जर्वेशंस होंगी जहां पर आपने ये समझ रखा है कि जो पहला एग्जांपल था सदाबहार एग्जांपल था, जिसमें आपने समझा था कि ट्रांस वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा है सिस से। रीजन क्या है? क्योंकि सिस में स्टेरिक हिंड्रेंस है। लेकिन अगर आप इस वाले कॉन्सेप्ट को देखोगे तो देखो हाल ही में चेंज हो गया, तो आपका आंसर एकदम
उल्टा हो गया। तो आपकी ये रटने वाली चीजें नहीं है, ये ऑब्जर्व करने वाली चीजें हैं कहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस जनरेट हो रहा है। लेकिन उसका जो कोर कॉन्सेप्ट है, मेन बात है, वो मैंने आपको समझा दी कि आखिरकार किस कॉन्सेप्ट से रिलेट करता है। अब ऐसे ही मान लो मैं एक एग्जांपल की और आपसे बात करता हूं। एग्जांपल है आपके पास, मैं यहां पर 3 एल्डिहाइड लेता हूं, HC डबल बॉन्ड OH, CH3C डबल बॉन्ड OH, और एक मैं कार्बोनिल कंपाउंड लेता हूं इस तरीके से CH3C डबल बॉन्ड OCH3। आपको पता है जब भी हमारे पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं तो उसके सामने कौन अटैक करने आते हैं? न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बोनिल कार्बन है वो पॉजिटिव सेंटर रखा है। यहाँ पर भी कौन आएगा? न्यूक्लियोफाइल आएगा, और यहाँ पर भी कौन आएगा? न्यूक्लियोफाइल आएगा। अब मान लो मैं इसके रेट को R1 कहता हूँ, इसके रेट को मैं R2 कहता हूँ, और इसके रेट को मैं R3 कहता हूँ। मुझे बताइए इस केस में किसका रेट सबसे ज्यादा होगा? तो अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर H और H लगे हैं, यहाँ पर CH3 लगा है, और यहाँ पर CH3 लगा है। तो हम ऐसे सोच सकते हैं इस पॉइंट को कि जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो इन दो बल्की ग्रुप की वजह से थोड़ा उसका अटैक मतलब फेवरेबल नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं सबसे ज्यादा रेट होगा R1 का, फिर रेट होगा R2 का, और फिर रेट होगा R3 का। तो कुल मिला के आज का टॉपिक से पढ़ाने का उद्देश्य इतना है ताकि आप अपने स्टेरिक इफेक्ट के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सको कि आखिरकार ये स्टेरिक इफेक्ट्स कितने डोमिनेट होते हैं, कब कब वर्क कर सकते हैं। तो डिफरेंट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। अब मैं आपसे बात करता हूँ जो मैंने आपसे बात की थी, जैसे ऑर्थो इफेक्ट की बात करता हूँ मैं, SIP की बात करता हूँ, और एक और बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है SIR। असली में हमें डिटेल में जो पढ़ना है वो SIR के बारे में ही सारी बातें डिटेल में पढ़नी है। तो अब हम और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें एक और बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है जहां पर प्लेन ऑफ रिंग चेंजेस टू मिनिमाइज रिपल्शन, चेंजेस टू मिनिमाइज रिपल्शन। अब इसका मतलब क्या है? तो देखो आपके पास आप लोगों ने फिनाइल रिंग के बारे में सुना होगा, और 2 फिनाइल रिंग को अगर मैं लेता हूं तो सिस्टम को हम बोलते हैं बाइफिनाइल या फिर डाइफिनाइल। यदि मैं इस तरीके से एग्जाम्पल लेता हूं तो इस एग्जाम्पल में आपको बहुत ही आसानी से दिख रहा होगा, ये आपके पास 2 फिनाइल रिंग हैं, और ये दोनों ही फिनाइल रिंग कहाँ हैं? एक ही प्लेन में है। लेकिन अगर मैं इस बार क्या करता हूँ, ये दोनों ही फिनाइल रिंग हैं, इन दोनों ही फिनाइल रिंग के इस तरफ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ CH3, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ C2H5, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ C2H5, और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ CH3। अब देखो इस वाले केस में ये जो फिनाइल रिंग 1 है और ये जो फिनाइल रिंग 2 है, तो जो ये 1 and 2 है वो किस में है? प्रेजेंट इन सेम प्लेन। ये बात आप सबको समझ में आ रही है, प्रेजेंट इन सेम प्लेन। लेकिन अगर आप दूसरे एग्जाम्पल को देखोगे तो दूसरे एग्जाम्पल में जो दोनों ही फिनाइल रिंग हैं उसमें इन ग्रुप की वजह से यहाँ पर क्या लग रहा होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस लग रहा होगा, और स्टेरिक हिंड्रेंस लगने का कारण मात्र और मात्र इनकी साइज है। तो इस स्टेरिक हिंड्रेंस लगने के कारण जो क्या होगा, 1 रिंग changes its plane to minimize repulsion and becomes perpendicular to it। इस बात का मतलब केवल इतना है, देखो ध्यान समझना, ये आपके पास एक फिनाइल रिंग है और ये आपके पास एक फिनाइल रिंग है। तो पहला वाला सिस्टम कुछ ऐसा है, दोनों ही फिनाइल रिंग इस तरीके से हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ पर मैंने ग्रुप लगा दिए तो वो ग्रुप लगने की वजह से उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस जनरेट हुआ, वंडर वॉल रेडियाई बहुत पास आ चुकी होंगी, ओवरलैप कर चुकी होंगी। तो अब सिस्टम में से एक जो रिंग होगी वो कुछ इस तरीके से चेंज कर गई अपने सिग्मा बॉन्ड रोटेशन के थ्रू, क्योंकि आपको पता है सिग्मा बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन पॉसिबल है। तो देखो अब एक फिनाइल रिंग इस प्लेन में है और दूसरी फिनाइल रिंग इस प्लेन में परपेंडिकुलर। तो इसका होने का कारण क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस। यही मैं समझाना चाहता हूं कि ये वाली रिंग और ये वाली रिंग सेम प्लेन में नहीं है, ये परपेंडिकुलर प्लेन में इस तरीके से मौजूद हैं, और इसका एकमात्र कारण है स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा हो, हम लोगों ने पढ़ा था एसिडिक कैरेक्टर, और एसिडिक कैरेक्टर हमने डिस्कस किया था, वहां पर जो ऑर्थो एच थे उन ऑर्थो एच की वजह से वहां पर हल्का सा टिल्ट हो जाते थे वो, तो इतना अच्छा कॉन्जुगेशन नहीं हो पाता था। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं, मैंने एग्जाम्पल कुछ ऐसा सा पढ़ा था, ध्यान देखना कि यहाँ पर हमारे पास क्या थे, 3 फिनाइल रिंग मैंने इस तरीके से बनाई थी आपके सामने। उस वाले केस में बहुत ही स्टैंडर्ड एग्जाम्पल था और हमारे पास शेप आता था प्रोपेलर शेप।
और यहाँ पर H हटाकर हमने क्या किया था, नेगेटिव चार्ज लगाया था। तो अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या थे, ऑर्थो H थे इसके पास। अब ऑर्थो H की वजह से यहाँ पर क्या था, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्टेरिक हिंड्रेंस था, जिसकी वजह से ये एक प्लेन में नहीं रह पा रही थी। उसी ही जगह पर जब हम ये वाला सिस्टम बना रहे थे, ध्यान से देखो ये वाला सिस्टम, तो इस वाले सिस्टम में वहां पर ये सब के सब एक ही प्लेन में मौजूद थे। उसका रीजन था क्योंकि ऑर्थो H को हटा के क्या कर दिया था, तीनों को जोड़ दिया था। देखो ये तीनों ही जो रिंग है उनके सबके ऑर्थो H को हटाया और यहाँ पर इनको इस सिग्मा बॉन्ड से जोड़ दिया, और सिग्मा बॉन्ड से जोड़ने के कारण यहाँ पर ये एक ही प्लेन में है। तो अब जो नेगेटिव चार्ज यहाँ का है और अब जो नेगेटिव चार्ज यहाँ का है, इस नेगेटिव चार्ज का अच्छे से डिलोकलाइजेशन नहीं हो पा रहा था। तो हमने बोला था कि इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा था एज कंपेयर टू इसके, क्योंकि इसमें क्या था, कॉन्जुगेशन ज्यादा अच्छा था। याद आ गया आपको क्वेश्चन। और इसका मैंने आपको शेप बताया था, प्रोपेलर शेप। तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे रीजन किसके आ रहे हैं हमारे पास, स्टेरिक हिंड्रेंस के। तो स्टेरिक हिंड्रेंस एक स्मूथ इफेक्ट नहीं है, आप जैसे जैसे केमिस्ट्री पढ़ोगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा। अब हम उसी केस की बात करते हैं, ऑर्थो इफेक्ट और SIP के बारे में। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि आखिरकार स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ कहाँ जनरेट हो सकती हैं और किस किस नाम से इनको जाना जा सकता है। देखो सबसे पहले तो हमने जो स्टेरिक हिंड्रेंस की बात की वो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बात की, जैसे कि हमारे पास एल्कीन्स थे और हमारे पास क्या थे, बाइफिनाइल थे। इस सिस्टम में हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब अगला जो केस होता है उसमें होता है हमारे पास SIR। SIR का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। अगर आपको याद थोड़ा सा हो तो मैंने आपको ये एसिडिक कैरेक्टर में इसके बारे में आइडिया दिया था। ऐसे ही हमारे पास जो एक और नाम होता है वो होता है ऑर्थो इफेक्ट। और अगर आपको ये भी याद हो तो ऑर्थो इफेक्ट के बारे में मैंने पूरे के पूरे एसिडिटी में बहुत डिटेल में बातें की थी बेंजोइक एसिड के केस में, जहां पर जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड होता था उसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा होती थी। और एक और हमारे पास स्टेरिक फैक्टर होता है SIP, और SIP का फुल फॉर्म क्या होता था हमारे पास, स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। अब मैं सबसे पहले आपसे याद करा देता हूं ऑर्थो इफेक्ट एंड स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन को। सबसे पहले हम इन दोनों को याद कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एकदम डिटेल में, एकदम सेपरेट में इसको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में समझाने वाला हूं, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि मैं इसको एकदम अलग से सेपरेट लेक्चर में समझा दूंगा। तो आज का वही लेक्चर है जिसमें हमें इसको डिटेल में समझना है। लेकिन उससे पहले इन दोनों की बात थोड़ी सी समझते हैं। इन दोनों की बात इतनी सी है, अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूं, हमारे पास यहाँ पर क्या था, यदि कोई COOH था और उस पर ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन था, चाहे वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो सकता है या फिर चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है, उसकी एसिडिटी हमेशा ज्यादा होती थी किससे, बाकी और किसी सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड से, चाहे वो मेटा पे हो या फिर चाहे वो पैरा पे हो। ये वाली बात हमें समझ में आ रही है। तो इसका जो रीजन होता था हम क्या बोलते थे, ऑर्थो इफेक्ट। और ऑर्थो इफेक्ट में क्या होता था कि जो ग्रुप होता था, ये जो COH ग्रुप होता था, ये क्या जाता था आउट ऑफ प्लेन, और COH ग्रुप के आउट ऑफ प्लेन जाने से क्या हो जाता था, वहां पर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग होने के चांसेस बहुत अच्छे होते थे। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं इस फिनाइल का -M वर्क ही नहीं कर सकता था, मतलब यहाँ पर रेजोनेंस जो है फिनाइल रिंग का वो वर्क ही नहीं करता था, जिसकी वजह से एसिडिटी क्या कर जाती थी, इंक्रीज कर जाती थी। ये जो ऑर्डर हमारे पास क्या है, एसिडिटी का है। मतलब इतना आप डिटेल में नहीं बता रहा यार, सब कुछ डिटेल में मैंने पढ़ा दिया। अब स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन की बात करते हैं। इस वाले केस में मैंने बोला था यदि हमारे पास कोई एनिलीन है और यदि हमारे पास कोई ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है, जैसे यहाँ पर CH3, तो इन दोनों में बेसिसिटी इसकी ज्यादा होती है। क्या बात समझ में आ रही है। अब रीजन यही है कि इस वाले केस में क्या था, ये वाला जो ग्रुप है, अगर सामने से कोई आपके पास H+ आएगा मतलब प्रोटोनेशन होगा, तो उसके प्रोटोनेशन में रुकावट करेगा। रुकावट इन द सेंस ये स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा करेगा। तो उसी स्टेरिक हिंड्रेंस की हम बात कर रहे हैं आज। तो हम बोलेंगे ये ऑर्डर किसका है, बेसिसिटी का है। और बेसिसिटी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड की कम क्यों होती है, ड्यू टू स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। स्टेरिक का मतलब कहीं ना कहीं साइज और बल्कीनेस नेचर से है, इनहिबिशन का मतलब रुकावट है, प्रोटोनेशन का मतलब H+ के खाने में जो उसका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो एनिलीनियम आयन बनेगा H+ खिलाकर, लो हमने खिला दिया,
मान लो आपके दिल की पूरी कर ली कि सर एक बार खिला के तो देखो, हमने खिलाया और यहाँ पर CH3 बनाया। अब यहाँ पर ये जो CH3 है दोबारा से प्रेजेंट होने के कारण अब जो वाटर मॉलिक्यूल आएगा, वाटर मॉलिक्यूल क्या करने आएगा, इसको स्टेबलाइजेशन करने आएगा, मतलब सॉल्वेशन इफेक्ट लगाने आएगा। तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल का आना डिफिकल्ट हो जाएगा। बस बात एक ही है कि यहाँ पर एनिलीनियम आयन स्टेबलाइज्ड नहीं होगा। बनने वाला कॉन्जुगेट एसिड जितना ज़्यादा स्टेबलाइज होता है उतना ही अच्छा वहाँ पर वह बेस होता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमने पहले डिस्कस कर चुके थे। अब हमें आज की क्लास में एकदम डिटेल में पढ़ना है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। तो सबसे पहले हमने ये सीखा कि आखिरकार स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है। स्टेरिक इफेक्ट से रिलेटेड कौन सा वर्ड होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस। एल्कीन और बाइफेनाइल के सिस्टम से हमने समझा कि आखिरकार स्टेरिक हिंड्रेंस का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, और ये हमारे पास डेफिनेशन है, द सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट कॉज्ड बाय इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपल्शन। और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपल्शन क्यों आएंगे, वन डी रेडियाई के एकदम पास आ जाने से या ओवरलैप कर जाने से, और बल्कि ग्रुप्स व्हेन दे आर क्लोज टू ईच अदर। सिंपल सा मतलब है वन डी रेडियाई से, मतलब इसका मेन पॉइंट यही है हमारे पास स्टेरिक रिपल्शन का या स्टेरिक हिंड्रेंस का। तो अब हम बात करते हैं SIR। तो अब हम बात करते हैं स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। तो हमारा जो टॉपिक है स्टेरिक इफेक्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है SIR। तो सबसे पहले हमारे पास SIR का फुल फॉर्म क्या है, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। अब फुल फॉर्म तो आप तो बहुत समय से सुन रहे हो, लेकिन अब आखिरकार इसका मतलब क्या है फिर मैं आपको इसके नाम के अंदर ही समझाता हूं सब कुछ। देखो अगर मैं आपको यहां पर समझाऊं, आपके पास सबसे पहले हम लोग कंडीशन की बात करते हैं कि SIR के लिए क्या कंडीशन होती हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक बेंजीन सिस्टम है और इस बेंजीन से हमने यहाँ पर G ग्रुप लगा दिया है, और उस G ग्रुप के बगल में एक G1 ग्रुप है और एक हमारे पास क्या है, G2 ग्रुप है। अब अगर मैं इसकी कंडीशन की बात करता हूँ तो इसकी कंडीशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली कंडीशन है हमारे पास कि जो आपका G ग्रुप है वो क्या होना चाहिए, ऑलवेज बल्की ग्रुप होना चाहिए। अब बल्की ग्रुप से मतलब हमारा किससे है, या तो वो NO2 होना चाहिए, या फिर वो NR2 होना चाहिए, या फिर वो COOH होना चाहिए, या फिर वो COOR होना चाहिए, या फिर वो SO3H होना चाहिए और एक्सेट्रा। मतलब ग्रुप तो होना चाहिए जी, लेकिन कैसा होना चाहिए, बल्की ग्रुप होना चाहिए। अब अगर मैं कंडीशन नंबर सेकंड की बात करता हूं तो कंडीशन नंबर सेकंड होती है कि G1 एंड G2 जो हैं वो बल्की ग्रुप भी हो सकते हैं एज वेल एज स्मॉल ग्रुप भी हो सकते हैं। देखो मेन बात ये है कि जो यहां पर G ग्रुप प्रेजेंट है वो कैसा होना चाहिए, बल्की ही होना चाहिए। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, बल्की ही होना चाहिए। और जो आपके पास G1 और G2 है वो कैसे होने चाहिए, स्मॉल भी हो सकते हैं, बल्कि भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूं Me भी चलेगा, ET भी होता है, OH भी हो सकता है, NH2 भी हो सकता है, OR भी हो सकता है, एक्सेट्रा। लेकिन एक्सेप्ट H एटम, अगर कहीं पर H एटम है तो H एटम कभी भी किसी प्रकार का SIR नहीं दिखाता। अगर ये कंडीशन आपको समझ में आ रही है तो इसका ओवरऑल अगर मैं रिजल्ट की बात करता हूं तो रिजल्ट ये देखने को मिलता है, यदि फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन क्या हो जाए, बोथ अप्लाई किसी सिस्टम पे, तो वहां पर जो आपके पास G ग्रुप है वो क्या चला जाएगा, आउट ऑफ प्लेन टू बेंजीन रिंग, आउट ऑफ प्लेन टू बेंजीन रिंग। अब ध्यान सुनना, जैसे ही G ग्रुप आपका इस बेंजीन रिंग के आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, मतलब पहले स्टार्टिंग में सिस्टम कैसा था, यहाँ बेंजीन रिंग थी और यहाँ पर G ग्रुप था, लेकिन जैसे ही यहाँ पर ये कंडीशन मैच कर गई ये वाली, तो यहाँ पर अब जो G ग्रुप है वो क्या चल जाएगा, आउट ऑफ प्लेन चल जाएगा। और आउट ऑफ प्लेन जाने से क्या अब इस बेंजीन के साथ ये ग्रुप रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर पाएगा, तो बिल्कुल बात यही है कि रेजोनेंस इनहिबिटेड, रेजोनेंस इनहिबिटेड, और इसी पूरे फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं SIR। तो कहने का मतलब यही है कि जो S स्टैंड फॉर स्टेरिक है वो कहीं ना कहीं बल्कीनेस नेचर से है, इनहिबिशन का मतलब होता है रुकावट, और रेजोनेंस का मतलब तो आप बहुत अच्छे से जानते ही हो, डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो कंडीशन है इनको आपको बहुत अच्छे से समझना है। अब आपका सवाल ये होगा, सर आखिरकार ध्यान समझना, आखिरकार हम कहां पर रेजोनेंस के बारे में क्या क्या सोच सकते हैं। तो अगर हम लोग इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं SIR की, कि रेजोनेंस रुकावट कहां सोच सकते हैं और उसकी वजह से क्या क्या देखने को मिल सकता है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर सकते हैं एसिडिटी।
कि जो एसिडिटी वाला केस है उसमें एसआईआर का इफेक्ट होगा, रोल होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे ही बेसिसिटी के हमने कुछ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस देखे थे, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर एक एग्जांपल की और बात करता हूं, फेमस एग्जांपल बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड भी होते हैं। और एक टॉपिक और हम पढ़ेंगे कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी, और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जो होती है उसकी भी हम इसी से बात करेंगे। और लास्ट में एक टॉपिक होता है रिएक्शन मैकेनिज्म में आखिरकार एसआईआर का क्या रोल होता है, और जो कि मैं अभी नहीं पढ़ाने वाला क्योंकि हमने अभी रिएक्शन मैकेनिज्म की बात नहीं की है। आखिरकार हमें एसआईआर टर्म सबसे पहले क्लियर हो जाए, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो अब हम इन सवालों से अपने एसआईआर के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझते हैं। देखो, सबसे पहले आपको ये पहचानना आना चाहिए कि आखिरकार एसआईआर कहाँ लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा। आपसे सबसे पहले इन दोनों क्वेश्चनों में एसिडिटी ऑर्डर पूछा है। अगर मैं इन सवालों में बात करता हूं तो देखो, यहाँ पर दोनों ही बेंजोइक एसिड हैं और यहाँ पर क्या लगा है, NO2 लगा है, और हमें पता है NO2 क्या लगाता है, -M -I लगाता है। अगर मैं इस वाले केस में बात करता हूं, यहाँ पर भी NO2 लगा है, लेकिन इस NO2 के बगल में दो G1 और G2 ग्रुप लगे हैं, और हमें अपनी कंडीशन मैच हो रही है कि हमेशा जो G ग्रुप होना चाहिए वो बल्कि होना चाहिए, तो ये देखो बल्कि है, और G1 और G2 ग्रुप होने चाहिए Me, तो इस तरीके से है। तो हम बोलेंगे इस वाली जगह क्या लग रहा है, SIR लग रहा है, और SIR लगने की वजह से ये जो NO2 होगा वो क्या चला जाएगा, आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, और जैसे ही ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा तो इसका -M जो है वो वर्क करना क्या कर जाएगा, बंद कर जाएगा। तो इस वाले केस में जो NO2 है वो सिर्फ क्या लगाएगा, -I लगाएगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ SIR। इस तरीके से आपको SIR सोचना है। क्या बात समझ में आ रही है? और इस वाले केस में -M -I है, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर जितना ज्यादा होता है उतनी एसिडिटी ज्यादा होती है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर इसकी एसिडिटी ज्यादा है और इसकी एसिडिटी कम है। क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? देखो, सिंपल सी बात यह है, आपको अपनी दो कंडीशन जो समझी हैं एसआईआर की वो फुलफिल होनी चाहिए। और यदि एसआईआर लग रहा है तो जिस ग्रुप पे आप लगा रहे हो वो जी ग्रुप आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा और रेजोनेंस बंद हो जाएगा। और रेजोनेंस मतलब मेसोमेरिक कॉन्सेप्ट था वहां पर, तो मेसोमेरिक यहाँ पर बंद हो जाएगा। अब ऐसे ही मैं अगले सवाल की बात करता हूँ एसिडिटी की। देखो, यहाँ पर दोनों में ही एसआईआर लग रहा है, ये जी ग्रुप है बल्कि है, और यहाँ पर ME और ME G1 G2 है, और यहाँ पर ये वाला ग्रुप है, तो दोनों में ही एसआईआर लग रहा है। लेकिन अब सवाल हो रहा है कि आखिरकार एक्सटेंट ऑफ एसआईआर किस पे डिपेंड करता है, कि अगर एसआईआर दोनों ही जगह लग रहा है तो एसआईआर ज्यादा कहां होगा। तो दो बातों पे डिपेंड करता है। एक सबसे पहली बात साइज ऑफ ग्रुप, साइज ऑफ ग्रुप, साइज ऑफ ग्रुप जितना ज्यादा एसआईआर इफेक्ट उतना ज्यादा। इस बात को आप सबसे पहले समझ लो कि यहाँ पर अगर मैं दोनों की केस की बात करता हूं तो यहाँ पर ME का साइज छोटा है और इस टर्टल का साइज बहुत बड़ा है, तो हम बोलेंगे जितना बड़ा साइज ऑफ ग्रुप होगा उतना ही ज्यादा एसआईआर होगा, और जितना ज्यादा एसआईआर होगा उतना ही जल्दी ये COH आउट ऑफ द प्लेन जाएगा और यहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। ये एक तरीके से आप इसको ऑर्थो इफेक्ट से कंपेयर कर सकते हो। ऑर्थो इफेक्ट एक स्पेशल केस होता है एसआईआर का, तो उसी की हम बात कर रहे हैं। और दूसरा जो यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ एसआईआर डिपेंड करते हैं वो नंबर ऑफ ग्रुप्स डिपेंड करते हैं, कि जहां पर जितने ज्यादा ग्रुप्स होंगे वहां पर उतना ही ज्यादा एसआईआर डोमिनेटिंग होगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स आपका एक्सटेंट ऑफ एसआईआर डिपेंड करता है, जो कि मैंने आपको एसिडिक स्ट्रेंथ में डिटेल में पढ़ाया भी था। ये बात हो चुकी है एसिडिटी की। अब बेसिसिटी ऑर्डर की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो देखो, बेसिसिटी ऑर्डर में यहाँ पर क्या ध्यान समझना, यहाँ पर NH2 है और यहाँ पर भी NH2 है, दोनों ही एनिलीन है। यहाँ पर NO2 ग्रुप और NO2 ग्रुप ये डिसाइड करने वाला है। यहाँ पर NO2 अपना -M -I लगा रहा है, लेकिन इस वाले केस में क्योंकि यहाँ पर आपकी एसआईआर की कंडीशन मैच हो रही है, एसआईआर हो रहा है, तो ये जो NO2 है वो कहाँ जाएगा, आउट ऑफ प्लेन जाएगा। और आउट ऑफ प्लेन जाने से यहाँ पर जो इसका -M है वो वर्क नहीं करेगा, सिर्फ ओनली क्या लगेगा, -I। सेम कंडीशन एज इट इज इसकी। अब आप खुद सोचो, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नेचर कम होगा तो इसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी, जबकि इस केस में तो वो -M से भी खींच रहा है। तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने वाले ग्रुप बेसिसिटी बढ़ाते हैं, तो हम बोलेंगे इस केस में इसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी और इसकी बेसिसिटी कम होगी। क्या आपको सारे सवाल समझ में आ रहे हैं? इसी तरीके से आपको सारे सवाल बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। मान लो यहीं पर मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं। आपके पास यहाँ पर इस तरीके से है, यहाँ पर है NME और यहाँ पर आपके पास इस तरीके से है NME और यहाँ पर मैं ME ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन और कर देता हूँ। आपके पास ये दोनों सवाल हैं, बताइए इन दोनों में बेसिसिटी किसकी ज्यादा है? तो अगर आप दोनों ग्रुप को देखोगे तो दोनों सेम है, लेकिन इस वाले केस में क्या लग रहा है, एसआईआर लग रहा है। यहाँ पर लोन पेयर किस में जा रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है, जिसपे ये डीलोकलाइज लोन पेयर है। और लेकिन इस केस में एसआईआर लगने से ये जो है वो कहाँ जा रहा है, ग्रुप आउट ऑफ प्लेन।
और आउट ऑफ प्लेन से यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस बंद हो जाएगा, और रेजोनेंस के बंद हो जाने से ये सिस्टम कैसा बन जाएगा, लोन पेयर लोकलाइज बन जाएगा। तो इस केस में हमारे पास बेसिसिटी किसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मैंने आपको बेसिसिटी के टाइम पे करवाया था, याद करो, स्टैंडर्ड एग्जांपल बोला था। और एक और बात मैंने की थी कि जो SIR इफेक्ट होता है वो SIP से ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है। आखिरकार SIR और SIP है क्या, स्टेरिक हिंड्रेंस, और स्टेरिक हिंड्रेंस जहाँ पर ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा। तो मैंने आपको बोला था नोट में, एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ कि अगर कहीं सिस्टम पे SIR भी लग रहा है और SIP भी लग रहा है तो आप वहाँ पर उसका SIR डोमिनेट करोगे। और आपको पता है जो SIR होता है, अगर SIR इंक्रीज करेगा तो आपकी बेसिसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और अगर SIP इंक्रीज करेगी तो आपकी बेसिसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ये दोनों ही फैक्टर अपोजिंग फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और SIR कभी भी उस ग्रुप में नहीं लगता जहां पर बीच में NH2 होता है। जैसे एग्जांपल की बात करूं, मैंने ये देखो स्टैंडर्ड एग्जांपल उसमें बताया था लेके कि यहाँ पर अगर NH2 हो, यहाँ पर अगर Me हो, यहाँ पर अगर Me हो, फील तो SIR वाला आ रहा है, लेकिन ये जो G ग्रुप है वो बल्कि नहीं है, तो इसकी वजह से यहाँ पर SIR नहीं लगता, क्या लगता है, SIP लगता है। बात समझ में आ रही है? अरे जब कंडीशन ही मैच नहीं कर रही तो SIR कैसे लग जाएगा? कंडीशन क्या थी कि जो G ग्रुप है वो बल्कि होना चाहिए, जबकि यहाँ बल्कि है ही नहीं। तो हमने एसिडिटी की बात कर ली, बेसिसिटी की बात कर ली, अब दो बातें और करते हैं, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी और एक और बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन। तो अब हम बात करते हैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की। देखो आपका सबसे पहला एग्जांपल ये है, ये दोनों ही आपके पास कार्बोकेटाइन है। अब अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये वाला बेंजीन सिस्टम है, तो यहाँ से ये इसका +M दे रहा है फिनाइल सिस्टम। तो यहाँ पर आपको लग रहा है कि सर इस वाले केस में भी ये आपका फिनाइल सिस्टम इस तरह से देना चाहिए, लेकिन ये नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर ये G1 और G2 ग्रुप है और ये G ग्रुप बल्कि है, तो ये वाला जो ग्रुप है पूरा का पूरा ये कहाँ चला जाएगा, आउट ऑफ प्लेन। और अगर ये बेंजीन रिंग से आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा तो यहाँ पर रेजोनेंस वर्क ही नहीं करेगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिलेगी ही नहीं। तो जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी और इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इसी तरीके से आपको सारी चीज़ चेक करनी है। अब अगर इस केस की एग्जाम्पल की बात करता हूँ, दोनों ही कार्बोटाइन है, इस वाले केस में NO2 है, -M -I लगाएगा। तो आपको पता है कार्बोटाइन को इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप पसंद है, लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा है। ऐसे ही यहाँ पर जो NO2 है वो यहाँ पर केवल क्या लगाने वाला है, -I। अब मुझे रीजन बताओ, जल्दी से बताओ। NO2 बल्कि ग्रुप है, इन दोनों बगल में G1 और G2 है, तो जिसकी वजह से इसमें क्या लग रहा है, SIR लग रहा है, और SIR की वजह से ये वाला जो ग्रुप है कहाँ जाएगा, आउट ऑफ प्लेन। और अगर ये आउट ऑफ प्लेन जाएगा तो इस वाले केस में रेजोनेंस काम करना बंद कर जाएगा, तो जिसकी वजह से इसका मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगाएंगे, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगाएंगे। अब आप खुद देखो, यहाँ पर -M -I लग रहा है, यहाँ पर केवल -I लग रहा है, तो जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप लोग अपने दिमाग में ऐसे मत कर लो कि SIR से एसिडिटी बढ़ती है, बेसिसिटी घटती है, या फिर स्टेबिलिटी बढ़ती है घटती है, ये नहीं। आप SIR लगा के देखो कि किस ग्रुप पे लगा रहे हो, तब जाके आपको वहां पर चेक करना पड़ेगा। अब अगर मैं बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन से बात करता हूं तो देखो इस वाले केस में क्या हो रहा है, आपको पता है इस वाले केस में यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, तो आपका ये जो सिंगल बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, सिंगल बॉन्ड गेट्स कन्वर्टेड इनटू पार्शियल डबल बॉन्ड। क्योंकि हमें पता है रेजोनेंस होने की वजह से जो सिंगल बॉन्ड है, मतलब अच्छे से बोलो, प्योर सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन अगर मैं इस केस में बात करता हूं तो NO2 एक बल्कि ग्रुप है और बल्कि ग्रुप में G1 G2 है, तो हम बोलेंगे क्या लग रहा है, SIR लग रहा है। तो इस वाले केस में जो आप रेजोनेंस दिखाओगे वो रेजोनेंस नहीं होने वाला, और जब इस केस में रेजोनेंस नहीं होगा तो यहाँ पर जो बॉन्ड है वो प्योर सिंगल बॉन्ड ही बना रहेगा। क्या बात समझ में आ रही है? प्योर सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड। आपको पता है प्योर सिंगल बॉन्ड 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है और पार्शियल डबल बॉन्ड समथिंग 1.48 एंगस्ट्रॉम होती है। तो हम बोलेंगे इस केस में इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं x और y में y की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है और x की बॉन्ड लेंथ कम है। क्या आपको ये सवाल समझ में आ गया? फिर से समझिए, यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, इसमें तो कोई नई बात नहीं है, रेजोनेंस में बहुत डिटेल में पढ़ा है, यही बात पढ़ाई है। अगर ये भी समझ नहीं आ रहा तो पढ़ना वरना छोड़ो यार, ना नहीं पढ़ना अब हमें। ये रेजोनेंस हो रहा है, और अगर यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है तो सिंगल बॉन्ड किस में जा रही है, पार्शियल डबल बॉन्ड में जा रही है। इस वाले केस में SIR लगने की वजह से ये वाला ग्रुप आउट ऑफ प्लेन जाएगा। आउट ऑफ प्लेन का मतलब मैं बार बार ऐसे समझ सकता हूँ कि यहाँ पर पहले तो प्लेन में था, एक ही प्लेन में था, तो रेजोनेंस वर्क कर रहा था पूरा, लेकिन जैसे ही SIR लगेगा ये आउट ऑफ प्लेन जाएगा, तो यहाँ पर अब रेजोनेंस वर्क नहीं करेगा। रेजोनेंस के लिए क्या कंडीशन थी कि सिस्टम एक ही प्लेन में होना चाहिए, पैरेलल पे ऑर्बिटल्स पढ़े थे ना आपने,
कॉन्जुगेटेड सिस्टम के बारे में, तो बस वही तो बता रहा हूँ। तो यहाँ पर इस वाले केस में हमारे पास क्या होगा, रेजोनेंस नहीं होगा, तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, सिंगल डबल बॉन्ड ही बना रहेगा। तो हम बोलेंगे सिंगल डबल बॉन्ड, हाँ भैया सिंगल डबल बॉन्ड कुछ नहीं होती है, प्योर सिंगल बॉन्ड ही बना रहेगा। अगर प्योर सिंगल बॉन्ड ही बना रहेगा तो हम बोलेंगे इसकी बॉन्ड लाइन ज़्यादा है और इसकी कम है, तो y इज ग्रेटर देन x, इस तरीके से आ जाएगा। तो ये हमारा था सारा का सारा स्टेरिक इफेक्ट के बारे में। अब यहाँ पर एक लास्ट में पॉइंट और नोट कर लेना, यदि कहीं पर स्टेरिक इफेक्ट वर्क कर रहे हैं और यदि कहीं पर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर वर्क कर रहे हैं तो हमेशा स्टेरिक इफेक्ट मच डोमिनेटिंग फैक्टर्स होते हैं ओवर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स। मतलब रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव, इन सबको बहुत पीछे छोड़ जाते हैं स्टेरिक इफेक्ट्स। तो आप नोट कर लो, स्टेरिक इफेक्ट्स मच डोमिनेटिंग फैक्टर्स देन इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक खत्म होता है। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।